So good evening, dear student. Today we are going to discuss the important bill that has been passed by the parliament. So you might be aware that there is so many, you can say, rush in parliament, and around 143 MP has been suspended. तो अपोजिशन के 143 MP को जो है सस्पेंड कर दिया गया, पर इस सस्पेंशन के बीच कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस भी पार्लियामेंट में हुए। तो आज हम उन बिजनेस को डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे कि कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट बिल थे। 3 बड़े इंपॉर्टेंट बिल पास किए गए हैं पार्लियामेंट में, तो उन 3 बिल को समझेंगे और देखेंगे वो कौन से। पहला बिल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो न्यू क्रिमिनल लॉ है, आप कह सकते हैं उसको न्यू क्रिमिनल लॉ। जो पहले आपका CRPC था, IPC था और एविडेंस एक्ट था। तो इन 3 को, जो एविडेंस एक्ट, IPC एंड CRPC, उसका नाम तो बदल दिया गया था पहले भी, लेकिन उसमें अब और कौन कौन से चेंजेस हुए हैं दैट वी आर गोइंग टू सी। देन सेकेंड बिल दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट इलेक्शन कमीशन। आई होप यू आर अवेयर दैट regarding election commission appointment there was a verdict of Supreme Court in which Supreme Court stated that the election commissioner will be chosen by the member of 3 panel member, and in that CGI, prime minister and leader of opposition. So these 3 will be the member of that panel. But what changes right now government has introduced in that, so that we are going to see in the second topic. Our third topic will be regarding telecom operator bill, which is regarding the some of the, you can say, control which have been imposed on the telecom operator by the government. So these are the 3 important bills. So first let's have a look of some of the articles or some of the cuttings of the newspaper. So it is the Hindustan Times cutting. You can see the first point, जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, क्या दिख रहा है कि इंडियन पेनल कोड जो था पहले, उसका नाम बदला गया है और वो भारतीय न्याय संहिता। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इंडियन पेनल कोड है उसको भारतीय न्याय संहिता बोला जाएगा। अब आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज सेकेंड। द वर्ड सेकेंड हैज बीन यूज्ड हियर, एंड व्हाई दिस सेकेंड वर्ड हैज बीन यूज्ड, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। हुआ क्या था कि 11 अगस्त को मानसून सेशन में इस बिल को लाया गया था। ये जो बिल था, ये सारा बिल उस समय भी आया था, लेकिन गवर्नमेंट वाज नॉट श्योर, और यू कैन से देयर वाज सो मच क्वेश्चन रेज्ड ऑन दिस बिल बाय द अपोजिशन। तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी यहाँ पे डेमोक्रेसी दिखाते हुए इन सारे बिल को पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया था। आप सबको पता होगा, आप सबने शायद जो कोर पॉलिटी है उसमें समझा और पढ़ा होगा कि कोई बिल जो होता है, अगर उसमें अपोजिशन क्वेश्चन या डिमांड करता है कि उसको हम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजें, ये कमेटी एक्सपर्ट कमेटी होती है। तो इसमें इसको जो अभी लीड किया था इस कमेटी को ब्रजलाल शर्मा थे, जो कि बीजेपी के मेंबर्स थे और उस कमेटी के हेड थे। पार्लियामेंट कमेटी का हेड कोई भी हो सकता है, उसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं। तो पार्लियामेंट कमेटी जो है उसने इस पर स्टडी किया और अपनी रिपोर्ट दी। तो इस बिल को दोबारा टेबल किया गया, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ भी वर्ड सेकेंड यूज हुआ है, यहां भी सेकेंड वर्ड यूज हुआ है और यहां भी सेकेंड वर्ड यूज हुआ है। तो व्हाई जनरली सेकेंड वर्ड इज यूज्ड, अगर कोई भी बिल कमेटी के पास जाती है और गवर्नमेंट उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने का फैसला लेती है, तब हम सेकेंड यूज करते हैं। अदरवाइज ये क्या होता है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये हम कह सकते हैं एक तरह से हिंदी ट्रांजिशन है। यू नो दिस गवर्नमेंट इज लिटिल बिट मोर, यू कैन से, bent towards the Hindi and Hinduism and all, so that's why एक हिंदी नामांकन भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस बिल में क्या क्या मेन बदलाव किए गए। नाउ सी, अगर हम इस बिल को देखें तो हम 2 एस्पेक्ट से देख सकते हैं। एक जुडिशरी एस्पेक्ट से, तो उनके लिए बहुत कुछ पढ़ने वाला है, उनको एक एक एक्ट उठा के पढ़ना होगा, उनको एक एक चीजें देखनी पड़ेंगी कि कौन सा IPC चेंज हुआ, कौन सा CRPC होगा। बट जब एज ए UPSC एस्पिरेंट हम इस बिल को पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ मेन पॉइंट देखने पड़ेंगे कि मेन क्या क्या चेंजेस जो है वो इस बिल में इंट्रोड्यूस किए गए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, इंट्रोड्यूस चेंजेस डीलिंग विद द ऑफेंसेस ऑफ टेररिज्म एंड एक्ट अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, देखिए क्या था, आप सबको पता है कि टेररिज्म इज अ ग्रेव ऑफेंस। टेररिज्म जो है वो क्या है, एक तरह का ग्रेव ऑफेंस है। ऐसे में जो है टेररिज्म हो गया, करप्शन हो गया, एनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया,
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, ऑल दीज कम्स अंडर पेनल लॉ। और इसमें क्या कहा गया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है दैट विल लाई ऑन द एक्यूज्ड। देखो दो तरह का चीज होता है, एक आपने कुछ किया एंड एजेंसी हैज टू प्रूव। आप सबको याद है, आप सब ऐसे हमें पता होता है कि इसने इसका मर्डर किया है, बट एजेंसी रन हेयर एंड देयर एंड देन दे गैदर ऑल द प्रूफ, सारा इकट्ठा करता है सबूत, यार यहाँ पे क्राइम था, यहाँ पे फेंका गया होगा मार के, वहां से इकट्ठा, क्योंकि उसको कोर्ट में जाके बताना होता है। ही हैज टू प्रूव, एजेंसी हैज टू प्रूव, दैट इज आइदर पुलिस और सीबीआई हैज टू प्रूव कि हाँ सच में इसने क्राइम किया है कि नहीं। लेकिन अगर किसी चीज में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अगर हम लाई कर देते हैं एक्यूज्ड के ऊपर, तो इससे क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ अगर हम एक्यूज के ऊपर लाई कर देते हैं तो एक्यूज हैज टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट। ठीक है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, अदरवाइज एजेंसी हैज टू प्रूव। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस हमको वहां पे देखने को मिलता है। सेकंड चेंज इसमें क्या देखने को मिला, मोब लिंचिंग। आप सबने देखा होगा कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं, सपोज कि कुछ लीगली गलत हुआ, लेट अस सपोज, ऐसा मान के चलते हैं, जैसे कि आपने कॉ विजिटेजम, आपने मतलब कि किसी ने गाय का मांस, इसमें ऐसा केस आपको देखने को मिला था राजस्थान में, 2-3 ऐसे एग्जाम्पल थे, या ऐसा कुछ भी हुआ तो उस बंदे को पकड़ के कानून के हवाले करना है, ना कि आप पीट पीट के मार दे। तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस देखे गए थे इंडिया में जहां पे कि जान से पीट पीट के मार दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग। ठीक है, तो इसको अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कह सकते हैं, इसको एक प्रॉपर क्राइम कैटेगरी में ऐड किया गया और इसके लिए जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी किया गया कि अब अगर इस तरह कोई काम करता है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो डेथ पेनल्टी मिलेगा। तो पहला ये दो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बदलाव किए गए, ठीक है, जो कि आपको दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपके लिए तीनों चीजों को कंबाइन करके बता रहा हूँ कि हमें सिर्फ समरी बता होना चाहिए कि हमें आईपीसी में क्या बदलाव हुए, सीआरपीसी में क्या हुआ, एविडेंस एक्ट में, हम उसको अलग अलग नहीं, वो जुडिशियरी के लिए आप उसको अलग अलग पॉइंट वाइज करके कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन सी धाराएं पढ़ सकते हैं। बट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट यू हैव टू लर्न द मेन पॉइंट कि हाँ क्या क्या चेंजेज हुए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंजेज जो इसमें आपको दिखाई देता है वो 0 FIR को ऐड किया गया। इस पे हमने पहले भी एक क्लास लिया हुआ आपका कि व्हाट इज 0 FIR। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू 0 FIR, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। सपोज मैं किसी मेट्रो पे चढ़ता हूं, मैंने साकेत सपोज दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन से चढ़ना शुरू किया और मेरा मोबाइल उस मेट्रो स्टेशन पे चोरी हो गया। ठीक है, तो मैं जब सेकेंड मेट्रो स्टेशन या मान लो कि मैं 10th मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे लगा कि नहीं यार मेरे पॉकेट में जो मोबाइल था वो तो है नहीं। तो मैं वहां से उतरा और मैंने वहां की पुलिस को जाके बोला कि मेरी मोबाइल तो चोरी हो गई है। ठीक है, तो आप जो है अब इसके खिलाफ कंप्लेन लिखिए क्योंकि चोरी हुई है, FIR करिए। तो पुलिस मुझे कहेगा कि कहाँ पे यह ऑफेंस हुआ है। आई से कि मैं श्योर नहीं हूं, हो सकता है मैं जहां पे चढ़ा था वहीं पे हुआ होगा मेरे साथ। तो पुलिस विल से कि कहाँ आप चढ़े थे, मैं बोलूंगा सपोज कि साकेत मेट्रो, GTB मेट्रो, एनीथिंग आई कैन से लाइक दैट, सपोज इंडिया गेट। तो वो कहेगा कि जाइए इंडिया गेट के बगल में जो पुलिस थाना लगता है वहां FIR कराइए, हम तो इसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है। ठीक है, आप वहां कराइए। मैं वहां जाऊंगा तो बोलेगा आप श्योर हैं इसी सर्कल में हुआ है आपका, तो फिर वो बोलेगा नहीं आप उसमें जाइए। तो इस तरह से हो सकता है मैं एज अ विक्टिम नाच रहा हूं चारों बगल। ये चीजें कहां हुई थी अभी हाल फिलहाल में, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाया। ये चीजें अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में हुई थी। मणिपुर में क्या हो रहा था, इतना ज्यादा वायलेंस था, पुलिस भी डरी हुई थी। पुलिस को लगता था कि अगर मैं इस थाने में रिपोर्ट लिखूंगा तो कैसे दिक्कत आएगी, लोग मेरे थाने को ही ना जला दे। तो पुलिस जो क्या करती थी, एक्यूज्ड को जो विक्टिम था उसको इधर उधर भेजते रहती थी। तो इस केस में 0 FIR रजिस्टर करने का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो अब आप किसी भी केस में 0 FIR रजिस्टर करा सकते हैं और 0 FIR मतलब कि कोई भी पुलिस स्टेशन जो है आपको FIR रजिस्टर करने से मना नहीं करेगा। तो वो अब एक न्यू, जो आप कह सकते हैं कि न्यू चीजें एडिशन हुई है इसमें। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट था न्यू क्रिमिनल बिल का। तीसरा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि अब आपके पनिशमेंट में कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया। क्या होता है कम्युनिटी सर्विस? सपोज क्लीनिंग द गार्डन क्या है, कम्युनिटी है। तो अगर आप कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहे हैं तो वो एक कम्युनिटी सर्विस आ जाता है। आप सपोज मान लीजिए आपको कहा गया कि आप जो भी गंद कचड़े हैं उसको साफ कर दीजिए, दैट इज क्लीनिंग और समथिंग लाइक दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, तो अब क्या आ गया, कम्युनिटी सर्विस को पनिशमेंट में ऐड किया गया। तो सपोज इफ यू हैव कमिटेड एनी क्राइम, लाइक सपोज यू हैव कमिटेड डिफेमेशन, किसी का आपने मानहानि किया,
तो उसमें और सब तो सजा है ही कि भाई 2000 का जुर्माना लगेगा या 2 लाख का जो भी है 2 करोड़ का जुर्माना लगेगा, आपको जेल होगा। और उसमें ऐड कर दिया गया कि आप कम्युनिटी सर्विस भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई डेफेमेशन वाला कहता है कि ठीक है हम इसको माफ कर देंगे, लेकिन ये मेरे घर का जो पब्लिक गार्डन है उसको साफ कर दे। ठीक है, तो ये कम्युनिटी सर्विस है। यूएसए, स्वीडन, ये सब ऐसे कंट्री थे जो वेस्टर्न, जहां पे कि ये चीजें पहले से थी, इंडिया में नहीं था। तो इफ दैट गेट्स अप्रूवल, और अगर उसको फिर कहीं लॉ का कोई ऐसा अड़चन नहीं आता है, पार्लियामेंट द्वारा तो पास ही कर दिया गया, आगे कोई कोर्ट से ऐसा कोई अड़चन नहीं आता है, तो इट विल बी एडेड एज अ कम्युनिटी सर्विस, विल बी एडेड एज अ पनिशमेंट। तो कम्युनिटी सर्विस अब एक तरह का पनिशमेंट होगा जो पहले इंडियन लॉ में नहीं था। तो इट इज कंप्लीटली अ न्यू थिंग। ओके, ये कंप्लीटली एक नया चीज जो है वो ऐड किया गया। जैसे कि चोरी हुई है, वो चोरी सपोज कि 5000 से कम का है, तो उस केस में उस चोर को जेल में रखने से क्यों भरना है जेल, तो उस चोर से कोई कम्युनिटी सर्विस करा लो। ठीक है, कोई आईएएस ऑफिसर है, वो किसी ऐसे इलीगल थेफ्ट में या ऐसा कुछ पकड़ा गया है, तो उससे कम्युनिटी सर्विस आप करवा सकते हैं। तो इस तरह का चीजें जो है कम्युनिटी सर्विस में ऐड किया, मतलब इस तरह का चीजें जो है नया ऐड हुआ है। फोर्थ, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है ये दौर किस चीज का है, डिजिटल मीडिया का। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एज अ प्रूफ माना जाए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चाहे डिजिटल मीडिया हो, फोटो हो, उसको एज अ प्रूफ, पहले इसको एज अ प्रूफ मानने से दिक्कत आती थी, अब इसको एज अ फुल प्रूफ माना जाएगा किसी भी क्राइम में। अब पुलिस भी जो है इस पे काम कर सकती है। तो ये एज अ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एज अ प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका चौथा। पांचवा पॉइंट इसमें क्या दिखाई देता है, चौथा पॉइंट ये था। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ एंड क्विक पॉइंट इसमें दिखाई देता है कि अब जल्दी जस्टिस जो है जितनी जल्दी मिल जाए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जितनी जल्दी मिल जाए, तो उसमें यह कहा गया कि 90 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है सारे चीजें कंप्लीट हो जाना चाहिए। विद इन 90 डेज ऑल दी प्रोसेस जितनी भी है, चार्जशीट वगैरह सब कुछ जो है वो हो जाना चाहिए। 7 डेज के अंदर पुलिस को चालान फाइल करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट हियरिंग के 7 डेज के अंदर चालान आप फाइल करें, आप बताएं कि किस आधार पे आपने इनको गिरफ्तार किया है, क्या क्या चीजें हैं, सारे 90 डेज के अंदर सारे प्रोसेस कंप्लीट करें। ठीक है, और अगर किसी जज ने किसी वर्डिक्ट को रिजर्व किया है, कई बार क्या होता है जब आप जज आपकी सुनवाई करें तो वर्डिक्ट को रिजर्व करते हैं, तो उनको भी कंपेल किया गया कि आप 30 दिन के अंदर फैसला दे दें। अब पता चला 6-6 महीना से किसी चीज का वर्डिक्ट जो है वो रुका हुआ है, तो वो तो और गलत बात है ना। तो ये चीजें जो है इसमें ऐड किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं 5-6 पॉइंट। क्या पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि टेररिज्म, मॉब लिंचिंग जो है ऐड किया गया। मॉब लिंचिंग को पहले ये नहीं था। कई सारे स्मॉलर पॉइंट भी इसमें बदलाव हुए हैं, लाइक चाइल्ड का डेफिनेशन ऐड किया गया, ट्रांसजेंडर को जेंडर कैटेगरी में डेफिनेशन में ऐड किया गया, सब स्मॉलर चीजें हैं वो ऐड किया गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है, पहले आप सबको पता होगा कि एक सिडिशन लॉ था 124A, इसको लेके कई सारे विवाद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिमूव करने की बात करी थी, तो सरकार ने भी इसको रिमूव नहीं किया है, इसको चेंज कर दिया है। क्या हो गया, अब जो इंडिविजुअल है, पहले इंडिविजुअल के ऊपर होता था, अब इंडिविजुअल शब्द को जो है वो कंट्री शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है, एंड राजद्रोह शब्द को जो है वो देशद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया है। देखो सीधी सी बात है, ये ब्रिटिश एरा का रूल था, 1860 में ये सब चीजें आई थी, क्रिमिनल सीआरपीसी आईपीसी। तो वहां पे इंडिविजुअल जो है अगर किसी राजा के खिलाफ बोलता था तो उसको पनिशमेंट मिलता था, उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलता था और उसको पनिश किया जाता था। अब क्या कहा गया कि अगर आप कंट्री के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है, और उसको अब देशद्रोह का मुकदमा माना जाएगा। आप किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री या फिर आप अगर मतलब अगर आप इस तरह से किसी एक मंत्री को बोल दें तो नहीं, क्योंकि वो राजा था तो राजा के ऊपर आप उस समय क्वेश्चन करते थे तो आपके ऊपर राजद्रोह लगता था। लेकिन अगर आप इतना भी आपको फ्री नहीं किया गया कि आप कल को उठ के जो है भारत देश को गाली दे रहे हैं, ठीक है, आप भारत के फ्लैग की बेइज्जती कर रहे हैं, अगर आप इस तरह कुछ करेंगे तो आप पे किस तरह का मुकदमा लगेगा, देशद्रोह का। ठीक है, तो जो सिडिशन जिसपे कि बहुत विवाद था और उसको बदलने की बात हो रही थी, उसको बदला तो गया लेकिन उसको हटाया नहीं गया है, उसको क्या किया गया है, चेंज किया गया है। उसमें इंडिविजुअल शब्द को कंट्री शब्द से रिप्लेस किया गया और राजद्रोह शब्द को जो है वो देशद्रोह शब्द से जो है वो रिप्लेस किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे न्यू क्रिमिनल बिल में, आप कह सकते हैं, जो हमने शुरू में ही देखा। न्यू क्रिमिनल बिल आप देख सकते हैं, करप्शन को जो है वो इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो किया गया है, सेपरेटली डिफाइन क्राइम लाइक मॉब लिंचिंग, तो मॉब लिंचिंग को सेपरेटली डिफाइन किया गया। डिटेल प्रोविजन एंड
इनहांस पनिशमेंट फॉर द क्राइम अगेंस्ट द वोमेन, ये सब कुछ माइनर चेंजेज हुए हैं कि फीमेल के खिलाफ जो है आप कुछ वर्ड को डिफाइन किया गया, कैसे कैसे क्राइम हो सकते हैं, उसका एरिया ब्रॉड किया गया. सो दैट डिटेल्स विल बी, यू कैन इफ यू विश यू कैन गो एंड रीड दैट, बट वो उतना आपको जानना जरूरी नहीं है. आपको यही सब मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जानना है. कितने सेक्शंस होंगे, क्या होंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. जो इट विल बी हैव 358 सेक्शन इंस्टेड ऑफ 511 सेक्शन. तो पहले 511 सेक्शन थे जिसमें भारतीय न्याय संहिता में, जो दूसरा वाला है सीआरपीसी उसमें 531 था सेक्शन इंस्टेड ऑफ 484, इसमें बढ़ गया है. अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें इट विल हैव 170 सेक्शंस इंस्टेड ऑफ 166 सेक्शन. तो ये समझ आया आपको पूरा. चलिए गुड. तो नाउ विल मूव टू आवर सेकंड टॉपिक. हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि बिल आया है इलेक्शन कमीशंस को लेके. इसमें भी दो बड़े बदलाव किए गए हैं. आइए उन दो बड़े बदलाव को समझते हैं. सबसे पहले आप यहां पे अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आप एक सेकेंड, ओके, a search panel led by the law minister and 2 secretary as a member will shortlist 5 names. तो ये पहले 5 नेम सेलेक्ट करेंगे. देन द पैनल ऑफ पीएम, एलओपी एंड कैबिनेट मिनिस्टर विल पिक द इलेक्शन ऑफिशियल. तो ये तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे हमें दिखाई दे रहा है. यहां पे ये बदलाव आपको दिखाई दे रहा है. तो क्या बदलाव है आप इसको समझिए. इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पे क्या चेंजेज आए हैं. तो सेकंड टॉपिक हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन. इसमें क्या क्या चेंजेज आए एक बार देखते हैं. इसमें चेंजेज क्या हुआ है, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक जजमेंट डिलीवर किया था. देखिए क्या होता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट जब लेजिस्लेचर मैटर में इंटरफेयर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल ओवररीच. ठीक है, दैट जुडिशियरी इज ओवर रीचिंग इट्स लिमिट एंड रीचिंग इनटू द लिमिट ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव. ये तो हम उसको बोलते हैं जुडिशियल, इसको हम न्यायिक सक्रियता बोलते हैं इन हिंदी. ठीक है, जुडिशियल ओवररीच. लेकिन जो ये इलेक्शन कमीशन पे जुडिशियरी का जो वर्डिक्ट था वो जुडिशियल ओवररीच नहीं था. बिकॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज सेड दैट कि एक तरीका जो है वो बनाया जाएगा कि हाउ इलेक्शन कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड. बट कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कोई तरीका डिफाइन नहीं था. वी जनरली कॉल इट एज अ लॉ वॉइड, मतलब कि कहीं पे अगर लॉ में खालीपन है, लेजिस्लेचर में खालीपन है, अभी कोई कानून ही नहीं बनाया था लेजिस्लेचर ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पोररी कानून बना दिया. क्या किया, टेम्पोररी कानून. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टेम्पोररी इस पे कानून बनाते हैं, सीजीआई प्लस पीएम प्लस एलओपी. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाया जहां एलओपी अपोजिशन का हो गया, सीजीआई एकदम न्यूट्रल हो गया और पीएम जो है जिसका पक्ष है उसका हो गया. इस तरह से ये 3 मेंबर का था जो कि बना दिया गया. लेकिन ये एक टेम्पोररी प्रोविजन था क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रोविजन था नहीं पहले से, लेकिन गवर्नमेंट बना तो सकती थी. लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इट इज द, यू कैन से जुडिशियरी का जो है वो खिलाफ है या उनसे अपोजिशन, बट जुडिशियरी हैज गिवन अ टेम्पोररी वर्डिक्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉइड इन लॉ. ठीक है, उसको करेक्ट किया गया. क्या किया गया, इट वाज करेक्टेड. So now it is corrected or you can say that the void has been filled and constitution ने अपना एक पक्ष रखा कि जो अब जुडिशियल पैनल का अपॉइंटमेंट होगा, इलेक्शन पैनल का जो अपॉइंटमेंट होगा, it will comprise of a cabinet appointed, कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करेगा किसी को, अपॉइंटेड प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये इसमें आपको दिखाई देंगे. ठीक है, तो हाँ लीडर ऑफ अपोजिशन. तो ये 3 आपको इसमें दिखाई देंगे. लेकिन इसके जो पहले वाला स्टेप है वो आप देखिए, जो 5 नाम फाइनल कर रहा है वो कौन कौन है. ए सर्च पैनल लेड बाय द लॉ मिनिस्टर एंड 2 सेक्रेटरीज मेंबर विल शॉर्टलिस्ट 5 नेम. तो अगर लोप है भी, लीडर ऑफ अपोजिशन है भी, तो भी तो उसको उसी नाम पे मोहर लगाना पड़ेगा जो ऑलरेडी 5 नाम किसी ने, यानी गवर्नमेंट के पैनल ने जो है उसको फाइनल करके दिया है. तो यहां पे अगेन वो दिक्कत है. तो इट इज कंप्लीटली नाउ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड. ये क्या हो गया, पूरा जो ये पूरी अपॉइंटमेंट है वो क्या हो गया, हम इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल. अभी एक सेमिनार हुआ था और उसमें जो जस्टिस नरेमन थे उन्होंने बहुत ही ओपनली कहा कि इट इज डेंजरस फॉर कंट्री. अगर हम इलेक्शन कमीशन जैसे कह सकते हैं आपकी जो एक निष्पक्ष बॉडी है, एक मतलब आप उस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉडी को अगर हम सरकार कंट्रोल करना चाह रही है तो दैट वुड बी अ डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी. सो ही हैज सेड दैट सुप्रीम कोर्ट इज द राइट वे शुड स्ट्रक डाउन दिस लॉ. सो विल सी कि क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट में तो ये जाएगा ही केस, क्या होता है.
लेकिन एक तो ये पॉइंट तो है, ठीक है, चलो अपॉइंटमेंट आपने इस तरीके से कर लिया कि पहले आपका जो लॉ सेक्रेटरी, लॉ मेंबर्स है या लॉ कैबिनेट मिनिस्टर है प्लस सेक्रेटरी जो है उसने मिलके जो है 5 मेंबर का नाम सुझाया और उस 5 मेंबर के नाम पे इसने मोहर लगाया, इसमें से किसी एक के ऊपर मोहर लगाया, यहां तक तो सही है। दूसरा पॉइंट जो इसमें बदलाव किया गया वो और दिक्कत वाली बात है। पहले क्या होता था, जो इलेक्शन कमिश्नर थे और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनको सुप्रीम कोर्ट के बराबर का स्टेटस मिलता था। स्टेटस का मतलब क्या हो गया, अपॉइंटमेंट, सैलरी, अलायंस, पर्क, वो स्टेटस इनको सुप्रीम कोर्ट का मिलता था। इसको डाउनग्रेड कर दिया गया और अब इनको कैबिनेट सेक्रेटरी का स्टेटस मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि डेमोक्रेसी के लिए कितना डेंजरस है, आपने उसके स्टेटस को डाउन कर दिया। एज अ सुप्रीम कोर्ट स्टेटस जब उसके पास था तो किसी के ऊपर एक्शन लेता था, उसके पास पावर था। एक मिनट के लिए हम पेंशन वेंशन पैसे वैसे की छोड़ देते हैं, चलो मुझे भी नहीं आइडिया कि क्या पता घटा आया, मुझे भी नहीं एग्जैक्ट आइडिया कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी ज्यादा है या सुप्रीम कोर्ट के जजेज की। सो लेट्स फॉरगेट दैट फॉर 1 मिनट बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट यू सी दैट देयर पोजीशन हैज बीन डाउनग्रेडेड। सो I hope you might remember that right just before 10 days or 12 days before then Telangana election was going on, result was going on, a DGP was suspended by the election commissioner. So that was the power of election commissioner, it is the status of Supreme Court. But if that has been downgraded to cabinet secretary, so that will again lead to the so many you can say situations, and so that is again dangerous. So this is also in the question. So these are the two important changes that has been done in the election commissioner. First one, appointment. That is, the Supreme Court has advised that it should be made up of CGI, but CGI has been removed from that panel and a minister appointed by the cabinet that has been added. And second, their position, that is, there was an Election Commission Act 1991 where they have been given the status of Supreme Court, so now that has been downgraded. Okay, so this was the second important fact. The third and again the most important, you can say, was about telecommunication bill. Okay, so this is again introduced, and what is this is all about. So let us learn about telecommunication bill and its important feature. Okay, the first and foremost point in this, that a government controlled over TRAI. I hope Telecom Regulatory Authority of India, you know. So government control on TRAI. So government will now control. So this is what how government will do. There is that government is going to make a dispute resolution system for them. Now you can reach out to the government if you have any dispute against your telecom operator, like you have dispute against Airtel. तो अभी क्या करते हो आप, उनको कॉल करते हो, उनके कस्टमर केयर को कॉल करते हो, ये सब। और अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है तो वो वाला है, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर फोरम वाला, तो वो नहीं, अलग से एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनेगा जिसमें कि आप इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। एक और चीज जो शायद आप सबके लिए खुशखबरी भी होगी, नाउ डीएनडी को जो है वो लीगल बैकिंग मिल गया है। आप सब भी परेशान होते होंगे शायद सुबह सुबह बैंक बाजार के कॉल से या किसी क्रेडिट कार्ड के कॉल से। नाउ दैट डीएनडी हैज बीन गॉट लीगल बैकिंग, तो अगर आपने अपने सिम पे डीएनडी एक्टिवेट कर दिया है तो अननेसेसरी मैसेजेस कॉल्स नहीं आएंगे आपको। अगर आपको आते हैं तो आपसे पूछ के आएंगे। अगर आपको ऐसे अननेसेसरी कॉल्स या मैसेजेस भेजे जा रहे हैं तो उसके खिलाफ आप गवर्नमेंट के खिलाफ, मतलब उस अथॉरिटी के खिलाफ आप गवर्नमेंट को मतलब कंप्लेन कर सकते हो और गवर्नमेंट उस पर जो है सुनवाई करेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें जैसे कि इंटरनेट को बंद करना नहीं करना, ये सब सेंट्रल अभी भी कंट्रोल करेगी, अभी भी करती थी और तब भी कंट्रोल करेगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली देखा गया कि आपके नाम पे कोई और सिम ले लिया तो उसमें पनिशमेंट को थोड़ा सा हार्श किया गया है कि कोई भी फ्रॉड सिम कार्ड नहीं होगा। कंपनी के ऊपर भी नकेल कसे जाएंगे कि आप बिना मतलब के सिम कार्ड इशू मत करिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रॉड सिम कार्ड केसेस ये भी इसमें जो है एक इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जो चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन। इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूं कि ये क्या है और इसको क्यों ऐड किया गया। तो इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑन स्पेक्ट्रम एलोकेशन। होता क्या है, जैसे कि अभी किसी भी कंपनी को अगर अपनी सर्विस देनी होती है टेलीकॉम में तो उनको अपना स्पेक्ट्रम खरीदना होता है। जैसे आपको अगर एयरटेल दे रहा है, जियो दे रहा है तो उसको स्पेक्ट्रम खरीदना होता है। तो कैसे वो खरीदता है, सरकार से वो कैसे खरीदेगा,
जैसे सपोज मान लीजिए एयरटेल को खरीदना है, ये सारे स्पेक्ट्रम मुझे चाहिए, यहाँ यहाँ मुझे टावर लगाने सब कुछ, तो ऑक्शन होता है। क्या होता है? ऑक्शन। इस ऑक्शन में बीडिंग होती है। ऑक्शन तो आपको पता है बीडिंग होगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसका हो जाएगा, ठीक है। ऑक्शन में क्या होगी? बीडिंग। जैसे अभी 5G का ऑक्शन हुआ तो 5G का ऑक्शन में बीडिंग हुई, जिसको मिलना होगा मिला, एयरटेल को मिला, 4G चाहे सपोज मान लीजिए कि आपको जियो को मिला, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्शन बीडिंग, ठीक है। तो ये होता था पहले भी। अब क्या कर रही है सरकार? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम एलोकेशन। ये तो ऑक्शन तरीका तो पहले यूज होता था, अब सरकार कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम एलोकेशन में? सपोज अब इसमें क्या हो रहा है, अभी अब नया चीज आ रहा है इंडिया में, जिसमें कि हम बोलते हैं कि आपको सैटेलाइट के थ्रू जो है वो पहुंचाया जाएगा, आपको डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी। ऐसी कौन सी कंपनी करती है? तो उसका नाम है स्टारलिंक, ठीक है। स्टारलिंक किसी कंपनी है? एलॉन मस्क की, ठीक है। स्टारलिंक हो गई। ऐसे ही एक सर्विस जो है वो एयरटेल लेके आ रही है, वेव वन करके है शायद, वो एग्जैक्ट नाम आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वेव वन करके एयरटेल की आ रही है। तो इस तरह से सर्विसेज लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। अब सपोज एलॉन मस्क जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास गई और कहती है कि हम इंडिया में एक अच्छा इंटरनेट देंगे और इसके लिए हम सैटेलाइट सर्विस का यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? जो पुराना तरीका है कि आप ऑक्शन बिडिंग करिए, एक तरीका तो वो था जो पहले वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट कहेगी हम इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करते हैं और हम आपके लिए एक प्राइस तय कर देते हैं कि जो भी सैटेलाइट के थ्रू भारत में जो है इंटरनेट देना चाहेगा, इंडिया में इंटरनेट देना चाहेगा, उसको जो है वो एक, मान लीजिए कि वो एक्स है, मतलब एक्स रुपया में उसको मिल रहा है, तो आप इतना रुपया दे दीजिए और ले जाइए। कोई बीडिंग वीडिंग नहीं करनी है आपको, कोई उसमें ऐसा कुछ करना नहीं है। इतना रुपया दीजिए, आपको स्पेक्ट्रम एलोकेट हो जाएगा और आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम एलोकेशन। मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का कंट्रोल हो गया ना, प्रशासन ने कंट्रोल किया, उसने स्पेक्ट्रम दे दिया, इसमें कहां कोई बीडिंग हुई, कुछ हुई। तो पहले जो होती थी वो ऑक्शन के तरीके से होती थी, अब क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव बीडिंग हो गया। तो ये अगेन जो है इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 3 बिल थे आपके सामने और इन 3 के ये इंपॉर्टेंट थे। केवाईसी फ्रॉड, वही मैंने आपको कहा, जो बताया कि सिम फ्रॉड रोकने की कोशिश हो जा रही है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन में क्या रिफॉर्म हुआ मैंने आपको समझा दिया। सिंप्लीफाई द लाइसेंस डिजाइन, ठीक है, एंड सेट लीगल स्टैंडर्ड फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। जो DND वगैरह है उस पर कुछ ऐसा कंट्रोल अगर रिस्ट्रिक्शन करना है तो वो सारा अब सरकार कंट्रोल करेगी। तो ओवरऑल अगर हम इसको समझे, इसमें सरकार ट्राई पे जो है टेलीकॉम जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, उस पर एक अपना नियंत्रण करना की कोशिश कर रही है। इसको भी कुछ जो लर्नड लोग हैं वो ये बता रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं या जो एक होते हैं जिनका आलोचक क्रिटिकल, तो वो इनका कहना है कि ये सरकार का प्राइवेट एंटिटी पे कंट्रोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मार्केट कंट्रोल करना चाह रही है सरकार अपने तरीके से, तो ये भी एक तरीका है जो बोला जा रहा है। तो देखिए हर स्टोरी का 2 पहलू होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट इलेक्शन कमिश्नर बिल, सरकार अपना पक्ष दे रही है कि सरकार जो लॉ नहीं था वो लॉ लाने की कोशिश कर रही है, बट कि विपक्ष ये कह रहा है, या कुछ जो हमारे कह सकते हैं आप इंटेलेक्ट लोग हैं उनका ये कहना है कि इट इज वे टू कंट्रोल इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन को ही कंट्रोल कर लिया गया तो देश में इलेक्शन ही कंप्रोमाइज हो गया, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? तो इसका एक अलग पहलू है। सिमिलरली अबाउट CRPC IPC, ठीक है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जानबूझ के सरकार लोगों को परेशान करेगी, जबरदस्ती का चार्जशीट बनाएगी। तो अलग अलग व्यू पॉइंट है, दैट आई लीव अप टू यू कि आप उसमें क्या व्यू पॉइंट बनाते हैं। बट दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दीज 3 बिल विच हैव बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट द प्रीवियस वीक। थैंक यू।